नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आप देख रहे हैं आपका अपना शो खबरों का एक्स-रे। एक ऐसा शो जिसमें आप जानते हैं खबरों को विस्तार से, जिसमें आप जानते हैं खबरों की गहराई तक। हम खोलते हैं हर खबर की परत दर परत, वो खबरें जो आपसे जुड़ी हुई हैं और आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन दिन भर की भाग दौड़ में आपसे गई हैं छूट। तो ऐसी ही खबरों को तमाम खबरों के बीच से चुनकर हम लाते हैं सिर्फ आपके लिए। और चलिए शुरू करेंगे खबरों का एक्स-रे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी खबरें हैं जिनको हम खबरों के पिटारे से आपके लिए चुनकर लाए हैं और जिनका हम एक्स-रे करेंगे। तो पहली खबर की बात करेंगे। हमारी पहली खबर है किसानों का कितना सम्मान। जी हाँ, आज किसानों के खाते में नवी किश्त पहुंची है और किसानों को लेकिन कितना सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत किसानों के खातों में आज नवी किश्त पहुंची। दूसरी खबर का रुख करेंगे। दूसरी खबर है माननीय हैं कि मानते नहीं। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे, एक्स-रे भी करेंगे खबर का। और तीसरी खबर जो हमारी है आज की, वो है गोधन न्याय योजना से संवर रहे हैं किसान। जो हाँ, इसका भी हम एक्स-रे करेंगे और इस पूरी खबर को आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। तो चलिए अपनी पहली खबर का हम रुख करेंगे और खबर क्या है ये सबसे पहले आपको बताते हैं। एक तरफ जहां देश के किसान तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, संसद का घेराव कर रहे हैं, जंतर मंतर पर किसान संसद लग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की नवी किश्त को जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक नवी किश्त के तहत 9 करोड़ 75 लाख से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर की गई। तो आज हम इस खबर का एक्स-रे करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की एक एक डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। ये खबर है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आज नवी किश्त जारी हुई है और किसानों को कितना लाभ हुआ, ये पूरी जो योजना है ये क्या है, कितने किसानों को लाभ हुआ, इसकी एक एक डिटेल हम आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, खबर का करते हैं एक्स-रे। 5 पॉइंट में योजना को समझें आप, ये योजना क्या है। तो चलिए आपको बता दें कि 24 फरवरी 2019 को ये योजना शुरू हुई थी। जी हाँ, 2 साल पहले, तकरीबन 2-2.5 साल पहले इस योजना की शुरुआत हो गई थी। 24 फरवरी को इस योजना के तहत किसानों को हर साल दिए जाते हैं 6,000 रुपये। 3 किश्तों के रूप में दी जाती है राशि। इसके अलावा किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं पैसे। अब तक की अगर हम बात कर लें तो अब तक 1,60 करोड़ रुपए किसानों को दिए जा चुके हैं। तो ये नवी किश्त थी अब जो किसानों के खाते में आज ट्रांसफर की है प्रधानमंत्री मोदी ने। अब योजना से कितना फायदा हुआ है किसानों को, जरा ये भी आपको बताते हैं। दाल के उत्पादन में 50% की वृद्धि हुई है इस योजना से। इसके अलावा छोटे किसानों को इसका फायदा पहुंचा है। जो ये राशि उनके पास जाती है उससे उन किसानों को फायदा हुआ है इस योजना से। कृषि निर्यात के मामले में टॉप 10 देशों में शामिल हुआ भारत, एक ये फायदा हुआ है। कृषि निर्यात के मामले में भारत के टॉप 10 देशों में भारत शामिल हो गया है। अब तक किसानों को दिए गए 1,60 करोड़ रुपए, अब तक जो रुपए दिए गए हैं, और केसर से जो आय होती थी वो भी दुगनी हुई है। तो किसानों को जो ये राशि दी जाती है उससे किसानों को लाभ हुआ है, केसर से होने वाली आय दुगनी हो गई है और टॉप 10 देशों में भारत का नाम शामिल आ चुका है। और अब आपको जरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों की जुबानी सुनाते हैं कि आखिर उन तक इस योजना का लाभ कितना पहुंचा। यह है किसान सम्मान निधि का मोदी जी के द्वारा जो दिया गया पैसा है 8-9 किस्त 2,000 रुपये की किस्त अपने खाते में आ गई है। खाद है, रासायनिक दवा है, कीटनाशक दवा है, यूरिया है, फॉस्फेट है, ये चीज़ खरीद के खेत में डाल रहे हैं। किसान सम्मान निधि के आ रहे हैं पैसे। कितने आ रहे हैं? 2,000। तो खरीद रहे हैं। खाद दवा लेने में हमको मदद मिलती है, भाई पैसा नहीं रहता तो काम में ले लेते, वो पैसे को मजदूरों को देने में आ जाता है। हर किस्त टाइम मिल जाती है और मोदी जी का सबसे अच्छा नियम ये लगा कि हमें जो ऑनलाइन
डायरेक्ट पेमेंट है, वो हर महीने हर 3 महीने में हमको किस्त मिल जाती है। किसान निधि जो मिला है उसमें हम लोग किसान लोग अभी खाद बीज और रुपाई का काम इसमें सब काम आया है। हम लोग किसान लोग बहुत खुशी मना रहे हैं। किस्त में किसान के लिए संजीवनी बूटी का काम किया है। किसानों को अभी लॉकडाउन में कमाने खाने के लिए दर दर भटकना पड़ता था। ये किसान निधि है जो गरीबों को खाना पीना राशन सामान लेने में बहुत मददगार किया गया है। 6,000 रुपया दिया जा रहा है। इसे मैं इसलिए उचित नहीं समझता कि वो एक दिन का 16 रुपया पड़ता है और उसके परिवार के खर्च इतने ज़्यादा है कि उसे कोई खास राहत नहीं मिल पाता। तो एक तरफ किसी को संजीवनी बूटी ये लग रही है योजना, तो वही किसी का ये कहना है कि ये पर्याप्त नहीं है। एक दिन का कुल 16 रुपये ही मिलता है, 6,000 रुपये सालाना। तो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं इसको लेकर भी। अब जरा ये आपको बताते हैं कि ये जो अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आप आवेदन कैसे करेंगे, समझिए जरा ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहले pmkisan.government.in पर जाकर आपको जाएं और फार्मर कॉर्नर पर जाएं आप वहां पर, और उसके बाद आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करें। तरीका बता रहे हैं आपको, ध्यान से जरूर सुनिएगा इसको। इसके बाद आधार नंबर डालकर आगे की प्रोसेस पर आप क्लिक करें और खेत से जुड़ी डिटेल एवं बैंक अकाउंट समेत जो भी जानकारी मांगी गई है उस जानकारी को इसमें फिल करें, यानी कि उस जानकारी को भरें। इसके बाद आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है, जिसके बाद आपको इस पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी पहली खबर थी और ये बताना ज़रूरी था कि इससे किसानों को कितना फ़ायदा। हमने प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाई और कुछ को लगता है संजीवनी बूटी है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि ये जो योजना है वो किसानों के लिए नाकाफ़ी है। चलिए दूसरी खबर का रुख करेंगे और दूसरी खबर आपको बताते हैं कि दूसरी खबर हमारी क्या है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। इस बार के मानसून सत्र में लेकिन एक खास बात है और वो है असंसदीय भाषा की मर्यादा, यानी अब नेताओं को सदन में सोच समझकर भाषा का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए बाकायदा एक किताब का विमोचन किया गया जिसमें वो तमाम शब्द लिखे गए जिनका इस्तेमाल सदन में नहीं करना है। ये है हमारी दूसरी खबर, असंसदीय भाषा, और वो कौन से शब्द हैं और क्या है इस खबर के पीछे बाकी कुछ। चलिए उसका एक्सरे भी हम करते हैं और ये नया जो नियम है, जो शब्द चुने हैं, वो क्या कहता है। सदन की कार्यवाही के दौरान अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर अब रोक लग चुकी है, यानी कि भाषा का सोच समझकर अब माननीयों को इस्तेमाल करना होगा। आगे बढ़ेंगे। 1954 के बाद बोले गए करीब 1100 से ज्यादा शब्द, 1161 शब्द हैं जिनको अब असंसदीय घोषित किया गया है। शब्द है बंटाधार, पप्पू, फेकू, मामू, मंदबुद्धि, झूठा जैसे शब्द हैं जिनके इस्तेमाल पर अब रोक लगा दिया गया है। बाकायदा एक किताब का विमोचन किया गया, विलोपित शब्द उसमें बताए गए हैं। 200 से ज्यादा असंसदीय शब्दों की सूची तैयार की गई। मर्यादित भाषा के लिए विधायकों मंत्रियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। तो ये हालात हैं, ये नौबत आ चुकी है कि मंत्रियों विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनको बताया जाएगा, जैसे एक छोटे बच्चे को समझाया जाता है कि बेटा क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना आपके लिए सही है और कौन सी ऐसी भाषा है जो गलत है। तो अब विधायकों और मंत्रियों को भी इसका पूरा पाठ पढ़ाया जाएगा। अब जरा और बताते हैं, थोड़ा और एक्सरे करेंगे और आपको बताएंगे सदन में दिए गए कुछ अमर्यादित बयान जो अब तक दिए गए हैं। इस सदन को चमगादड़ कह दिया जाए, ये सदन में दिया गया बयान है। अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो अब शब्द विलोपित किए गए, इनको विलोपित करना कितना जरूरी था। दूसरा बयान, कचरा साफ हो गया, जनता ने कचरा साफ कर दिया, ऐसा भी बयान दिया गया है सदन में। इसके बाद एक और बयान की बात करेंगे, सारे गधे पाकिस्तान चले गए। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है तो आप समझिए कि इन शब्दों पर रोक लगानी कितनी जरूरी थी। आपको शर्म के मारे भोपाल के तालाब में डूब जाना चाहिए। ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल सदन में किया गया है, तो अब उसके बाद रोक तो लगनी ही थी। और अब आगे बढ़ेंगे और अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है और इस मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। क्या हैं वो प्रतिक्रियाएं, देखिए। उन्हें छाट के अपने मामू और ये ऐसे शब्द उसमें उन्हें भर दिए, चड्डी, आर से संबंधित
मामू शिवराज से संबंधित बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कांग्रेस को भी नागवार गुजरते हैं। नहीं, मीटिंग तो देखिए स्ट्रेटजी तो बनाना पड़ती है। जो जनहित की बातें सामने आती हैं, यदि विपक्ष में बैठ के हम उनको नहीं उठाएंगे तो ये अन्याय होगा प्रदेश के उन वंचित वर्ग के। नहीं, देखिए अब जब तक झुकेगी नहीं शिवराज की ये लूली लंगड़ी सरकार, तब तक पुरजोर आवाज में विपक्ष अपनी बात करता रहेगा। नहीं, आज का हमने तो कौन सा शब्द आप बताइए? नहीं बोला हमने। तानाशाह है, तानाशाही नहीं है। आप पढ़िए, तानाशाह नहीं बोल सकते, तानाशाही बोल सकते। हाँ, तानाशाही बोल सकते हैं। हाँ हाँ, लगभग झूठी सरकार आपने लूली लंगड़ी सरकार। किताब पढ़ ली है आपने? नक्सलवाद जैसा शब्द भी इसमें असंसदीय लिखा है। तो मैंने आज माननीय अध्यक्ष महोदय को पत्र देकर, और भी 4-5 विधायकों ने उसमें दस्तखत करके हमने पत्र दिया है और अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की है कि एक बार इस पूरी पुस्तक पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, क्योंकि लोक व्यवहार, लोक वचन और लोक चरित्र को अगर हम असंसदीय कर देंगे तो जन भावनाएं कहां से प्रकट होंगी। तो अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनको वो लेकर कह रहे हैं कि इनको बहाल कर दिया जाए, इन शब्दों को विलोपित ना किया जाए। इसको लेकर भी अब वो दरख्वास्त लगा रहे हैं और इसको लेकर भी वो कह रहे हैं, जैसे कि बंटाधार, नक्सलवाद, रामेश्वर शर्मा को आपने सुना, वहीं सज्जन सिंह वर्मा को भी आपने सुना। संदीप भमरकर हमारे साथ प्रेसिडेंट एडिटर जुड़ चुके हैं। संदीप, 1161 शब्द हैं जिनको विलोपित कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर जरूरत क्यों पड़ी ये करने की? कोई बच्चा नहीं है जिसे इतना समझाया जाए कि क्या बोलना है क्या नहीं। बिल्कुल, आपने जो बात उठाई है श्रद्धा की, कोई बच्चा नहीं है जिसे समझाया जाए, लेकिन समझाया जा रहा है। तो विधानसभा कितनी गंभीर है कि अमर्यादित आचरण, उनके शब्दों के इस्तेमाल को लेकर वो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, साफ हो रहा है। वैसे मध्य प्रदेश विधानसभा अकेली नहीं है जहां पर इस तरह की एक नियम पुस्तिका बना दी गई हो और कहा गया हो कि असंसदीय शब्द ये नहीं कहे जाने हैं। इससे पहले 2012 में संसद में भी इसी तरह की एक पुस्तिका तैयार की गई थी जिसमें बहुत सारे शब्दों का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया था। दुनिया भर में बहुत सारी संसदों में लगभग यही हाल है। क्या कहना है क्या नहीं कहना है, इसकी बाकायदा नियमावली, एक नियम पुस्तिका बनाई गई है, बताया गया है। अकेला बेल्जियम ऐसा देश है जहां पर अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत कुछ भी कहा जा सकता है, वहां पर कोई असंसदीय शब्द नहीं है, सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो मध्य प्रदेश विधानसभा में हो रहा है, इसमें चर्चा तो इस बात पर होनी थी कि बाढ़ का क्या हुआ, राहत काम कैसे हो रहे हैं, पैसे का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ, कोरोना के बाद में क्या स्थिति है, तीसरी लहर से कैसे निपटेंगे, सरकार का कामकाज कैसा चल रहा है। इन सब की बजाय आप देखिए पहले ही दिन पूरी चर्चा हो रही है शब्दों को लेकर, और ये चर्चा अभी नहीं है। शब्दों को संयमित रखना है, मर्यादित रखना है। ये तो कबीरदास जी आज से 700 साल पहले कह गए कि आप ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपक होए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। और ये बात उन्होंने जब कही थी तब पूरे समाज को समझ जाना चाहिए था। लेकिन विधानसभा में ऐसी जगह जहां कानून बनाए जाते हैं, जहां पर ये चिंता की जाती है समाज की, वहां पर अगर उन माननीयों को शब्दों के इस्तेमाल का सबक सिखाया जा रहा है, किताब लिखी जा रही है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि पढ़े लिखे माननीयों को आखिर ये करने की नौबत क्यों पड़ी। बहुत सारे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इस नियम पुस्तिका बनाने के बाद में भी इसका इस्तेमाल कैसे रुकेगा, ये बड़ा अचंभा करने वाली बात है। संसद या संसदीय कार्य मर्यादाओं के हिसाब से होता है, मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए होता है और परंपराओं पर चलता है। नियमों में बांधा नहीं जाता, कानूनों में बांधा नहीं जाता। अभी भी जो माननीय हैं उनको लगता है अभी भी कुछ शब्द ऐसे हैं, क्योंकि जुबान पर लगाम तो है नहीं, उनको लगता है कि कुछ शब्दों को तो बहाल कर दिया जाए, जिससे उनको बड़ा आसान हो जाएगा संसद में बातचीत करना। बिल्कुल, ये शब्दों में बांधना इतना आसान नहीं। आप देखिए,
आप झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इसका पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। असत्य शब्द बोला जा सकता है, झूठ शब्द नहीं कहा जा सकता है। पर्यायवाची शब्द के भाव झूठ हो या असत्य हो, भाव एक ही है। लेकिन यदि कोई भावों के आधार पर इस तरह के कोई वाक्यों का इस्तेमाल कर दे जिसका भाव गलत हो रहा हो लेकिन वाक्य सही है, तो उसे कैसे हटाएंगे। एक बार ऐसा ही वाकया सुभाष यादव के वक्त हुआ था, जब वो उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इशारा करते हुए इशारा किया था, दोनों हाथों को क्रॉस बनाया था और कहा था कि मैं आपके साथ में ये कर दूंगा, आपके साथ में ये किया जा सकता है। वो जो इशारा किया था वो हथकड़ी पहनने जैसा इशारा था, और उसको जब बहस हुई कि इसे ये गलत कर रहे हैं सुभाष यादव जी, जो दिवंगत हो चुके हैं अब, तो तब ये आसंदी से भी यही कहा गया था, अब इशारों को कैसे हटाएंगे। तो माननीय अगर इशारों या भावों पर आ गए तो उसे कैसे हटाना। बिल्कुल, अब बेसिक जो है कि अपने व्यवहार में बदलाव, मुझे लगता है सदन के अंदर तो आपने रोक लगा दी, लेकिन सदन के बाहर का क्या। जब इलेक्शंस होते हैं, चुनाव आते हैं, तो कुछ भी बयानबाजियां होती हैं। बिल्कुल, दरअसल संसदीय और असंसदीय शब्दों के बीच में रेखा खींचनी चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं खींची जा सकती, लेकिन यदि मर्यादा को ध्यान में रखेंगे तो वो चाहे संसद के अंदर हो या संसद के बाहर, हर जगह एक जैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा सकेगा। और श्रद्धा, ये मामला उठा है, शब्दों पर चर्चा चली है, तो ये इस बात का भी सबक है कि माननीयों को केवल विधानसभा की चार दीवारी के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी ये ध्यान रखना ज़रूरी होगा कि संसदीय असंसदीय से हटकर अगर हम मर्यादा पर चर्चा करें, मर्यादित व्यवहार और मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो शायद ऐसी नियम पुस्तिका बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और विधानसभा में जिन बातों के लिए, जिस काम के लिए उनको भेजा गया है, वो काम वो करेंगे, उस पर ही ध्यान लगाएंगे। और अब देखना होगा कि कितने अब असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल होता है, जिसकी उम्मीद कम है कि इस्तेमाल तो होगा। खैर, अब देखना होगा कितना अब अपने जुबान पर माननीय लगाम लगा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये हमारी दूसरी खबर थी। हमने आपको बताया कि असंसदीय भाषा और इसके पीछे का क्या कुछ पूरा मामला है और अब इसमें क्या क्या नए नियम जुड़ गए हैं, पूरे खबर का एक्सरे किया। तीसरी खबर की ओर बढ़ेंगे और हमारी तीसरी खबर क्या है, चलिए ये भी आपको बताते हैं। खबर क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर खरीदी के एवज में किसानों को 7 करोड़ 86 लाख रुपए का भुगतान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत किसानों, पशुपालकों को गौठानों, समितियों और वहां काम कर रहे स्व सहायता समूह के खाते में ये राशि ऑनलाइन भुगतान के जरिए ट्रांसफर की है। इस प्रकार राज्य सरकार एक साल में अब तक 98 करोड़ 8 लाख की राशि का भुगतान कर चुकी है। आज हम इस गोबर न्याय योजना का एक्सरे करेंगे और आप तक इस योजना की एक एक डिटेल पहुंचाएंगे। साल भर पहले जब हमने 2 रुपये किलो गोबर खरीदी की शुरुआत की थी, तब किसी ने सोचा नहीं था कि इस योजना में गांव में कितना बड़ा बदलाव आएगा। सिर्फ एक साल में इस योजना में जो चमत्कार हुए हैं, आज उसे पूरा देश देख रहा है। गोधन न्याय योजना से हमारे किसान, पशुपालक, माताओं बहनों को नई ताकत मिली है। उन्हें आमदनी और रोजगार का नया जरिया मिला है। आज गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे गए गोबर की एक और किस्त का भुगतान किसानों और पशुपालकों के खाते में किया जा रहा है। 16 जुलाई से 31 जुलाई की अवधि में खरीदे गए गोबर के लिए आज 25वीं किस्त के रूप में 53 लाख रुपए के गोबर विक्रेताओं के बैंक खाते में अंतरित की जा रही है। इसे मिलाकर अब तक के 98 करोड़ 8 लाख रुपए का भुगतान पूरा हो जाएगा। स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों के बैंक खातों में भी आज 16 से 31 जुलाई की अवधि के लिए 7 करोड़ 97 लाख रुपए के लाभांश एवं भुगतान की राशि अंतरित की जा रही है। अब तक कुल 43 करोड़ 38 लाख रुपए के लाभांश एवं भुगतान की राशि का अंतरण समूहों और समितियों को पूरा हो जाएगा। तो चलिए अब एक्सरे भी करेंगे। योजना से कितना फायदा हुआ, कितनों को फायदा हुआ, ये भी आपको बताते हैं। अब तक किसानों को हो चुका है 98 करोड़ का भुगतान इस योजना के तहत। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के लाखों किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं, इससे लाभ मिल रहा है और छत्तीसगढ़ पहला प्रदेश है जहां पर गोबर खरीदी होती है। केंद्र सरकार ने भी योजना की तारीफ की है।
केंद्र सरकार ने योजना की तारीफ की, हालांकि विपक्ष ने इसका विरोध किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने योजना की तारीफ की। योजना के कुल लाभार्थियों में 45% महिला, तो आप समझिए महिला भी स्वावलंबी हो रही है, महिलाओं को भी फायदा, सीधा किसानों के खाते में पैसा पहुंचता है, तो किसानों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा उनके खाते में पहुंचता है पैसा। और मुख्य तथ्य इस खबर से जुड़े हुए आपको जो बता देते हैं, इस योजना से जुड़े हुए। दूधिया पशु के गोबर को खरीदने का होता है काम। दूधिया पशु का गोबर इस योजना के तहत खरीदा जाता है। गोबर का इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में किया जाता है। इसके अलावा बड़े जमींदारों और व्यापारियों को इसका लाभ नहीं दिया जाता, मतलब जो गरीब किसान हैं उनको इसका लाभ मिलता है। किसानों को किश्तों में इसका पैसा दिया जाता है। योजना किश्तों में किसानों के खातों में पैसा पहुंचता है। योजना से जुड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। तो ये योजना जिससे किसानों को लाभ हो रहा है। और छत्तीसगढ़ आपको बता दें पहला प्रदेश है जहां पर गोबर खरीदी की जा रही है और 2 रुपये किलो प्रति गोबर खरीदा जाता है। विपक्ष ने पहले इसको लेकर काफ़ी हंगामा किया था, विरोध किया था कि इससे भ्रष्टाचार होगा, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने इसकी वाहवाही की, इस पूरी योजना की तारीफ की है। तो ये हमारी आज की 3 खबरें थी जिनका हमने एक्सरे किया और हमने बताया कि ये खबर है और खबर के पीछे क्या कुछ फैक्ट्स हैं, जो ये वो खबरें जो मुझे और मेरी टीम को लगा कि आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और बाकी खबरों की लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।